आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको यदि लास्ट तक अच्छे से पढ़ लिया जाए तो इससे आने वाले क्वेश्चन चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो या किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, निश्चित रूप से बन जाएगा। लेकिन उसको स्टार्ट से लास्ट तक समझना होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले थोड़ा सा कि किसी भी दो चार्ज के बीच में कोई भी दो चार्ज यदि है तो उन दो चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है और वो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। वो फोर्स चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। लाइक चार्ज है तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट होता है, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का हो चाहे रिपल्सिव नेचर का हो। तो जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स की वैल्यू ज्यादा कब होगी, कम कब होगी, ये डिपेंड करता है चार्ज के अमाउंट और चार्ज के सेपरेशन पर। तो कूलॉम्स के द्वारा एक नियम बताया गया कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट होगा उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि चार्ज यदि ज्यादा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो उनके बीच एक्ट फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। यदि चार्ज के अमाउंट कम है तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो कम होगा। एक तो ये कहा। और डिस्टेंस पर भी डिपेंड होता है। डिस्टेंस का इन्वर्सली, ज्यादा डिस्टेंस कम फोर्स, कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स। लेकिन डिस्टेंस में केवल इतना ही नहीं, कम डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा फोर्स और ज्यादा डिस्टेंस तो बहुत कम फोर्स। यानी डिस्टेंस स्क्वायर का इन्वर्सली रहता है। ठीक है ना। ये ठीक उसी टाइप का होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी। तो यहाँ पर सब कुछ उसी टाइप का है। डिफरेंस ये है कि उसमें जो हम मास लेते थे तो वहां पर मास न लेकर के चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी जैसा कि एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या ले लेते हैं R, और एक्ट होने वाले फोर्स क्या ले लेते हैं F। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये कहना पड़ेगा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है। यानी इसको जब हम लिखेंगे तो कहां से देखिए, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, according to this law force acting between 2 point charges
is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. यहाँ पर मैग्नीट्यूड कहना कंपलसरी है, मीन्स आप चार्ज की वैल्यू ले ली, प्लस माइनस से मतलब नहीं है ना, चाहे प्लस में चार्ज हो चाहे माइनस में हो, उसको हम मैग्नीट्यूड का इंटू करेंगे। पहली बात तो ये, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। माइनस प्लस के अकॉर्डिंग सबको ये पता चलेगा कि फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है ना। लेकिन जहां लिखना होगा तो हम स्टेटमेंट में यही बोलेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीन्स होता है चार्ज या चार्ज बॉडी का जो शेप हो, साइज शेप हो, सेपरेशन के कंपेयर में बहुत कम होना चाहिए, ये है मीन्स पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। यानी पॉइंट चार्ज के लिए ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। And this force act always along the line joining two charges. Along the line joining two charges का मीन्स है कि दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाली लाइन के एलान होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाए, दूसरी की इधर हो जाए या कि इधर हो जाए। दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाली लाइन के एलान होगा, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। यानी इसकी डायरेक्शन के बारे में ये कहना होगा कि दिस फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ जो है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, एक क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, and this force act always along the line joining two charges. According to this law, force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. And this force act always along the line joining two charges. ठीक है, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा, उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुधार सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दो बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर जो ये कहा गया है पॉइंट चार्ज, ये कंपल्सरी है लिखना। और दूसरी बात मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये जो फोर्स होता है वो किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। और मैग्नीट्यूड इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज 5 कूलम प्लस है, एक चार्ज -3 कूलम है, तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड का मीन्स है 5 × 3 लेने से मतलब यानी 15, न कि 5 × -3। ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है ना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, and this force act always along the line joining two charges। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 सेपरेशन R at force F। if two point charges Q1 and Q2 are placed at distance R from each other, then F proportional Q1 Q2 F proportional 1/r²। ये क्वेश्चन था सेकेंड। चार्ज को आप कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, हमने पहले भी बताया है, स्मॉल भी चलता है कैपिटल भी चलता है, ठीक है। तो F proportional to Q1 Q2 F proportional 1/r²। चाहो तो यहाँ पर Q1 Q2 को मॉड में लिख सकते हो, मॉड नहीं भी लिखेंगे तो स्टेटमेंट में हमने बताया है मैग्नीट्यूड, है ना। मॉड लगाओ या ना लगाओ इस बात को ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यह प्रोपोर्शनल r², combining both F proportional Q1 Q2 upon r², or F equal to A Q1 Q2 upon r²। ये where A is constant। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल को रिमूव किया जाता है तो कोई कांस्टेंट लिया जाता है, और वो कांस्टेंट जो होता है वो आप कांस्टेंट A लिख लो, K लिख लो, कुछ भी लिख लो आप अपनी मर्जी से, क्योंकि कांस्टेंट जब कोई स्पेसिफिक नाम से आता है ना, तो वहां पर फिक्स रहता है कि हमको यही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है उसका तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग 11th और 10th में पढ़ते थे, कभी ओम्स लॉ पढ़ते थे तो V प्रोपोर्शनल I होता था, तो वहां पर V इक्वल टू R I लिखते थे। अब कांस्टेंट वहां क्या लिया गया था, R लिया गया था। R इसलिए लिया गया था कि वहां पर जो R है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, वो कांस्टेंट वहां पर क्या था, R, ठीक है, वो R रेजिस्टेंस था, तो R ही लिखते थे, वहां फिर K नहीं लिखते थे या A नहीं लिखते थे, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में या प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिमूव करने पर G लिखते थे, G इसलिए G लिखते थे, वहां पर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता था, तो वहां पर आप A नहीं लिख सकते थे, K नहीं लिख सकते थे। तो जब कहीं पर प्रोपोर्शनल रिमूव करने पर जो कोई कांस्टेंट लिया जाता है, यदि कोई स्पेशल नाम रहता तो फिक्स है कि वही लिखना है आपको। लेकिन यदि ये कोई स्पेशल नाम नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल हटाने के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए कांस्टेंट A लिया है, तो A ले लो, कोई K लिख देता है, कोई कुछ भी लिख देता है, तो उस पर मत जाइए, कौन रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लिया गया है, ठीक है ना। अब तो या फिर इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन r², where A is a constant which value
which value depend on the system of unit and medium। इसकी जो वैल्यू होती है इस ए की, वो किस पर डिपेंड करेगी? सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम, यानी डिफरेंट सिस्टम पर भी और डिफरेंट मीडियम पर एक ही वैल्यू डिफरेंट होगी, है ना। तो कूलाम के द्वारा दो सिस्टम में बताया है, एक सीजीएस सिस्टम में और एक एसआई सिस्टम में। अब ये ना कहो कि एफपीएस सिस्टम में क्या होगा। कूलाम के द्वारा एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में दो वैल्यू बताए हैं, इसलिए अब ये बात कहो कि सर आप एफपीएस में बता दीजिए, हमने सिस्टम एफपीएस सिस्टम ही सुना है ना। तो वो सिस्टम में कूलाम के द्वारा बताया नहीं गया है, केवल उन्होंने दो सिस्टम में बताया है कि सीजीएस में क्या लेना है और एसआई में क्या लेना है। और एक एयर वैक्यूम मीडियम में बताया है, एक एक्सेप्ट एयर वैक्यूम मीडियम में बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन सीजीएस सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम A=1। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कूलाम के द्वारा ये बताया गया है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 लेना। देन F=Q1 Q2 अपॉन R²। ये इसकी यूनिट क्या होगी? डायन। एक डेंजर वर्ड है, डायनामिक डायन। एंड in SI system for air or vacuum A=1/4 pi epsilon naught। A=1/4 pi epsilon naught where epsilon naught is the electrical permittivity of free space। ये epsilon naught is the electrical permittivity of free space। epsilon naught इसको पढ़ते हैं, epsilon naught पढ़ सकते हो, epsilon 0 पढ़ सकते हो, है ना, ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम में एयर वैक्यूम के लिए जो कांस्टेंट ए की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट को कहा क्या जाता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो F=1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R²। ये इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन है, ठीक है ना। तो ये अभी तो हमने केवल ये बताया कि सीजीएस सिस्टम में एयर वैक्यूम के लिए A=1 और एसआई सिस्टम में एयर वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन ये बताया गया था कि डिफरेंट मीडियम में भी डिफरेंट होता है। अभी तो हमने सीजीएस का केवल एयर वैक्यूम पर बताया और एसआई का एयर वैक्यूम का। और मान लीजिए एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम हो तो क्या होगा? तो जब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम होगा, सीधे सीधे ये कह दें कि एक्सेप्ट एयर, एक्सेप्ट एयर है, एक्सेप्ट एयर है। तो वहां पर सीजीएस में A=1/K लिख देंगे और एसआई में A=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब K का मीन्स डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीन्स एक्सेप्ट एयर।
और उसके की डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, है ना। तो जैसे हम लिखते हैं, यदि लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इन अदर मीडियम, तो F इक्वल टू 1/k/Q1/Q2/R², और ये डाई ये किसका है, CGS में, इन CGS, ठीक है ना। और इसमें F इक्वल टू 1/4πε0K/Q1/Q2/R², ये न्यूटन, ठीक है ना। वेयर K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहीं कहीं के की जगह पर बल क्या लिखा रहता है, εr या εr, के को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके की जगह के न लिख करके εr भी लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। ये रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन जब रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे तो आपको εr लिखना पड़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, के लिखना पड़ेगा। और ये भी बता दें, ε0 और के मिल करके इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसी को एप्सिलॉन नॉट εr इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि εr इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए r के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन r की जगह के लिख दो, है ना। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी आपसे कह दिया गया है कि ये आपको इनमें से कोई वैल्यू दे करके आपको ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे देगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है, अभी आगे हम बताएंगे, ये फिक्स वैल्यू होती है ना। और ये डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर डी क्या है, डाइलेक्ट्रिक है ना, तो जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है वो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लो वाटर मीडियम लिया जाए तो वाटर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पर जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो के इक्वल टू 1 तो फॉर एयर वैक्यूम, ठीक है। अब के इक्वल टू 181 होता है एप्रॉक्स वाटर का, के इक्वल टू 2 होता है केरोसिन ऑयल का, है ना। अब के इक्वल टू इन्फिनिटी होता है मेटल का। अब के ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर हमने क्या बोला, के इक्वल टू 1 फॉर एयर वैक्यूम, के इक्वल टू 181 वाटर, इसी में 80 पॉइंट कुछ लिखा होगा अप्रॉक्स 81, के इक्वल टू अप्रॉक्स टू केरोसिन ऑयल का। अब के इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल, और यहाँ हमने लिखा के ग्रेटर देन 1।
अब कहोगे यहाँ के ग्रेटर देन 1 लिखे हैं, आप बोल रहे हैं कि इक्वल टू 1। वास्तव में ये जो वैल्यू होती है वो 1.00035 कुछ और भी है, पर के इक्वल टू 1 एयर के लिए माना आ जाता है, जबकि होता है के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही, पर एयर के लिए के इक्वल टू 1 मान आ लिया जाता है। ठीक है ना, तो मेनली याद रखना है ना, खासकर किसी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, तो आंसर इज 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इनफाइनाइट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक जो वैल्यू होती है और कोई देखना है तो बुक में एक टेबल बना होगा, उसमें आप लोग और कोई आप जांच कर पढ़ सकते हैं, है ना। मेन ये याद रखिएगा के इक्वल टू 1 फॉर एयर वैक्यूम, के इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल, के इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस बात को यहाँ याद रखना कि जो हमने के इज ग्रेटर देन 1 लिखा है और यहाँ के इक्वल टू 1 लगता है, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों कैसे पॉसिबल है ना। तो के इक्वल टू 1 माना जाता है, जबकि के की वैल्यू इसमें 1.0000 कुछ वैल्यू और होती है, पर मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो के इक्वल टू 1 फॉर एयर वैक्यूम। अब तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है, कुछ बातों को देखा जाए तो जैसे उसमें जब हम एयर वैक्यूम मीडियम लेते हैं तो उसमें के नहीं रहता है, एयर वैक्यूम मीडियम में के नहीं रहता है, मीन्स के इक्वल टू 1 होता है। लेकिन जब एयर वैक्यूम मीडियम से किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आते हैं, मीन्स एक्सेप्ट एयर, तो के से डिवाइड हो जाता है, के से डिवाइड। इससे ये क्लियर होता है कि जब एयर मीडियम में जो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और एयर के अलावा यदि किसी मीडियम में लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो जो एक्सेप्ट एयर में फोर्स की वैल्यू होगी वो एयर के रिस्पेक्ट कम ही होगी। क्यों? क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 1 से ज्यादा ही होती है हमेशा, तो किसी में जब 1 से ज्यादा डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज डिक्रीजेज। ठीक है ना, इन एयर मीडियम में यदि फोर्स की वैल्यू आपको दी है और डाइलेक्ट्रिक में मीडियम में फोर्स की वैल्यू लाना हो तो आप क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स की वैल्यू इक्वल टू एयर मीडियम में फोर्स की वैल्यू अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जो भी मीडियम होगा उसके लिए कुछ न कुछ वैल्यू होती है। अब ये बात अलग है कि आपको पता नहीं है, नहीं पता रहेगी तो नहीं बता पाओगे, पर इतना तो क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अब कितनी डिक्रीज होगी तो उसके लिए जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि ये दो चार्ज Q1 और Q2 है और ये किस मीडियम में है, आर डिस्टेंस पर है, मान लो एयर मीडियम में है, किस मीडियम में है, एयर मीडियम में है, और एक इन्हीं दोनों चार्जों को उतने डिस्टेंस पर हम वाटर मीडियम में रख दें। कहाँ रख दें? वाटर मीडियम में। ठीक है, उतने वही चार्ज Q1 Q2 उतनी डिस्टेंस R, लेकिन मीडियम वाटर, ये कहाँ है, एयर है। तो ये आपको बता दें कि इसमें जो फोर्स होगा वो F इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी ए की वैल्यू एयर मीडियम में है और हम ये ले लेते हैं SI में, सपोज करो SI में है तो ये आएगा, SI सिस्टम में एयर मीडियम में ये फोर्स है। ठीक है, और यही वाटर मीडियम में जब लिखेंगे
तो F इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर फिर 81 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर K होगा, अब K की वैल्यू वाटर के लिए हमने यहाँ K की वैल्यू 81 लिख दिया और फिर इसको इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे। इसको हम एयर लिख दें, इसको क्या लिख दें, वाटर। तो आप क्या लिखेंगे, एफ वाटर इक्वल टू जो आएगा वो एफ एयर अपॉन कितना आएगा, 81। अब बताओ वाटर मीडियम में जो फोर्स है वो एयर मीडियम पर क्या होगा, डिवाइडेड बाई 81। दैट मीन्स वाटर मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब वाटर की जगह कोई दूसरा मीडियम होगा तो वो उस दूसरे जो मीडियम होगा उसके K की वैल्यू लिख देंगे। यानी सीधे सीधे आप ये समझ गए कि एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन के मीन्स वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन के। अब के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स की वैल्यू एयर मीडियम के फोर्स से ज्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो ये रहा। तो कुल मिला के आप जो फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला ज्यादा यूज होता है वो फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये SI सिस्टम एयर मीडियम के लिए। यदि मीडियम की बात नहीं किया जाता है तो एयर मान के ही चलते हैं, तो सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है ना। ये फाइनल फार्मूला हम मान के चलते हैं कूलम्ब लॉ से। अब कहे अब यदि कोई क्वेश्चन शॉर्टकट में लगाना हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के समय बाद में देखेंगे हम, है ना। तो वहां पर अब इसके पहले तो ये बता दें कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। बट 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। Therefore F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जब आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो Q1 Q2 की वैल्यू दिया रहेगा, सेपरेशन दिया रहेगा, तो आप F की वैल्यू लाएंगे तो ये फार्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यू रखना पड़ेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। ठीक है। इस वैल्यू को याद रखिएगा। ठीक है ना। 1/4πε0 की ये वैल्यू होती है। ठीक। अब यहाँ पर फोर्स कब अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कब रिपल्सिव नेचर का होगा, ये तो हमने बता ही दिया कि ये डिपेंड करेगा वो चार्ज के नेचर पर, चार्ज लाइक है कि अनलाइक है। ठीक है ना। यदि मान लीजिए ये दोनों चार्ज, यदि जो हमने यहाँ पर ये कहा ये दो चार्ज हैं, ये Q1 है ये Q2 है, और यदि ये दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, Q1 × Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मीन्स होगा यदि Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, इसका मीन्स होगा या तो दोनों चार्ज प्लस प्लस है, दोनों चार्ज प्लस प्लस है, या कि फिर दोनों चार्ज क्या है, माइनस माइनस है। यदि Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, इसका मीन्स है कि दोनों चार्ज या तो प्लस प्लस है या कि दोनों चार्ज क्या है, माइनस माइनस है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है if 2 point charge the product of two charge is greater than 0 then force
acting between 2 point charges each. Fill in the blanks. तो उसमें लिख देना पड़ेगा रिपल्सिव नेचर, ठीक है ना। यानी ध्यान रखिएगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स दोनों चार्ज लाइक हैं, दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव, ठीक है ना। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर ऐसा है कि ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 रिसिप्रेशन R है और कह रहा है कि Q1 Q2 लेस देन 0 है, Q1 Q2 लेस देन 0 है। इसका मीन्स हुआ कि एक प्लस है दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, सीधे सीधे समझ लो अनलाइक। तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यानी दोनों चार्ज वो तो ठीक है, लाइक चार्ज कह दिया गया तो कह दिया रिपल्सन, अनलाइक तो कह दिया अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन कि आपको ऐसे कह दिया कि दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है तो क्या होगा, तो आपको इसको समझना होगा कि दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, इसका मीन्स होगा कि दोनों चार्ज लाइक हैं, और जब लाइक है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सन होगा। और ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 0 से लेस है, दैट मीन्स दोनों चार्ज अनलाइक है, और जब दोनों चार्ज अनलाइक है तो लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। ये तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ आप लोगों को ये बता दें, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर फाइनल फार्मूला ये आप जानते हैं, आप बहुत करेंगे तो मान लीजिए हम 60 में लिखते हैं तो यही पुराना स्टार्ट वाला फार्मूला लिखिए, ले ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको कुछ बताना है। इसमें ये कह दिया जाए यदि हम दोनों सेपरेशन को यदि हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, इफ है R becomes R/2, R को हम क्या कर दें, R/2 कर दें, तो R/2 करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये F डैश इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 का भी स्क्वायर होगा, 4 को हमने ऊपर कर दिया तो यहाँ पर F डैश इक्वल टू 4, और यहाँ पर A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके जगह पर इसको ला के रखेंगे तो F डैश इक्वल टू 4F मीन्स यदि हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स क्या होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि हम डिस्टेंस को क्या कर दें, डबल करेंगे, डिस्टेंस को डबल यानी इफ R is replaced by 2R becomes double, ठीक है, then F dash इक्वल टू 1/4AF आएगा, सीधे सीधे। वैसे भी जानते हो स्क्वायर से चेंज होगा, स्क्वायर से। अब इतना तो पता है कि फोर्स जो है डिस्टेंस स्क्वायर का इनवर्सली होगा, इनवर्सली स्क्वायर के साथ। यदि आप डिस्टेंस को क्या किए, हाफ, ठीक है, डिस्टेंस को हाफ किए तो ये तो पता है कि उस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, ठीक है ना। अब 1/4 होगा तो उसका इनवर्सली, तो 1/4 यानी 4, तो यानी डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स। और डिस्टेंस को यदि हम डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और डबल आय कर रहे हैं
और वो इन्वर्सली होता है तो 1/4 हो जाएगा। यदि डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो 4 टाइम्स, और यदि डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 होगा। याद रखना, ये है हाफ करने पर 4 टाइम्स और डबल करने पर 1/4। ठीक है ना? ठीक है। ऐसे कभी कह दिया कि यदि मान लीजिए इसमें चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R है, और इन सभी क्वांटिटी को हाफ कर दे या डबल कर दे तो क्या होगा? तो इस केस में देखिए, इफ Q1 becomes Q1/2, Q2/2, R/2। यदि हम Q को क्या कर दें, Q1/2 कर दें, Q2 को Q2/2 कर दें, R को R/2 कर दें, मीन सबको हाफ कर दें तो क्या होगा? देन F dash इक्वल टू A Q1/2 और Q2/2 और ये R/2 का स्क्वायर, तो F dash इक्वल टू A Q1 Q2/4 और ये R²/4, ये इससे कैंसिल, तो F dash इक्वल टू A Q1/Q2 Q1/Q2/R², तो F dash इक्वल टू क्या पता चला कि फोर्स जो है अनचेंज रहेगा। ठीक है ना? यानी Q1 Q2 R तीन जो क्वांटिटी है सबको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो फोर्स क्या हुआ? अनचेंज। ठीक है। ऐसे ही यदि हम इन सभी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तब भी फोर्स क्या होगा? अनचेंज रहेगा। ठीक है ना? तो आज का मेन जो हेडलाइंस कहे तो आपने ये पढ़ा क्या, F इक्वल टू A Q1 Q2/R², F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², न्यूटन। F इक्वल टू Q1 Q2/R², ये डाइन। ठीक है ना? AF है, AF इक्वल टू AF मीडियम इक्वल टू AF एयर/K। ठीक है, ये पढ़ा। यानी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है ना? ये आपने पढ़ा। और क्या पढ़ा? ये तो बता ही दिए, डबल करेंगे तो क्या होगा, हाफ करेंगे तो क्या होगा, किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना? तो ये सब आपने, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस फार्मूला का, है ना? SI में इसकी वैल्यू भी हमने बताया है। इसकी वैल्यू हमने बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है? ये इसके आगे फिर अगले दिन